बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर एंड सोल्यूशन क्लास 6 का टॉपिक है हमारे पास लिक्विड्स फ्रॉम सोल्यूशन कि हम कैसे सेपरेट करते हैं लिक्विड्स को किसी भी सोल्यूशन में से। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इवेपोरेटिंग अ सोल्यूशन लीव्स द सॉलिड बिहाइंड बट द लिक्विड सॉल्वेंट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर। क्या होता है जब भी हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में से अलग करना चाहते हैं, जैसे अगर आपने चीनी और पानी मिक्स किया हुआ है, डिसॉल्व हुआ हुआ है वो और सोल्यूशन की शक्ल में आ चुका है, तो चीनी को पानी से अलग करने के लिए हम हीट देते हैं और इस हद तक हीट देते हैं कि जिसमें मौजूद पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है स्टीम की शक्ल में और हवा में, इर्द गिर्द की हवा में गुम हो जाता है और चला जाता है धुएं की शक्ल में। हम उसको जो है ना कैप्चर नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते और हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, हमारे पास वो चीनी के क्रिस्टल्स या चीनी का जो ड्राई फॉर्म में उसका कैरामलाइज फॉर्म है वो रह जाती है। इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट द लिक्विड। हम वो जो लिक्विड हमने बॉईल करते हुए स्टीम की शक्ल में, इवेपोरेशन की शक्ल में हवा में गुम कर दिया ना, उसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये करना पॉसिबल है। अब हमने वही आज पढ़ना है कि हम वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम इंक। अब इंक का एक सोल्यूशन है, ठीक है। इंक पाउडर में पानी मिक्स हुआ हुआ है और इंक डिसॉल्व हुई हुई है अच्छे से, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में से हमने इंक को पानी से अलग करना है और पानी को भी हवा में जाने से रोकना है और उसको कहीं ठंडा कर कर महफूज कर देना है। इंक इज मेड फ्रॉम इंक पाउडर डिजॉल्व इन वाटर। इंक, आपको पता है कि इंक पाउडर से पानी में मिलाने के बाद इंक बनती है। The diagram shows the apparatus that can be used in the laboratory to produce pure water from some ink. अब आपको यहाँ apparatus नजर आ रहा है। कुछ बर्तन हैं जो कि लेबोरेटरी में इस्तेमाल होते हैं। इनको हम टूल्स नहीं कह सकते क्योंकि टूल्स आलाकार होते हैं, आलात होते हैं। तो ये आलात तो नहीं है, ये एक किस्म के हैंडलर्स हैं या बर्तन हैं जो कि स्पेशल मेड फॉर लेबोरेटरी वर्क के लिए होते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक फ्लास्क है और एक बीकर है, ठीक है, और एक हमारे पास ट्यूब है। तो ये सब कुछ मिलाकर क्या बना है, अपरेटस बना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, हम इससे प्योर वाटर जो है वो कलेक्ट करेंगे। दैट डायग्राम शोज द अपरेटस दैट कैन बी यूज इन द लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस प्योर वाटर फ्रॉम सम इंक। अब इस इंक के सोल्यूशन में से पानी को अलग करने के लिए हम इस अपरेटस की मदद लेंगे। द इंक इज जेंटली हीटेड अंटिल इट बॉइल्स। कहां से स्टार्ट होता है, पहला स्टेप, हमने फ्लास्क के नीचे हीट, कोई बर्नर रखते हैं ना छोटा सा, ठीक है, और उसको हमने हीट करना शुरू करना है और इस हद तक करना है हल्की आंच के ऊपर कि उसमें हल्के हल्के बबल्स पैदा होने शुरू हो जाए, यानी स्टीम बनना शुरू हो जाए। स्टीम लीव्स द फ्लास्क। अब इस फ्लास्क में से स्टीम जब धुएं की शक्ल में निकलेगी तो उसके पास निकलने के लिए यही एक रास्ता है और यहाँ पर ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर ट्यूब बनी हुई है, लेकिन ऊपर से ये कैप क्लोज है, ठीक है। यहाँ से जो है ना ये बंद हुआ हुआ है, यहाँ से स्टीम बाहर नहीं जा सकती, वो यहाँ ट्रेवल करेगी, ठीक है। passes into the test tube where it is cooled। और आपको पता है कि हीट तो सिर्फ इस जगह में है ना, जब स्टीम यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ कोई भी जो है नीचे हमने हीट देने के लिए किसी चीज को नहीं रखा, तो ये ट्यूब यकीनन ठंडी है, तो यहाँ जाकर स्टीम भी ठंडी हो जाएगी, तो वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। जैसे कि आप चूल्हे के ऊपर पतीली रखें, पानी के अंदर पानी डालकर, तो उसको उबालें और उसके ऊपर ढक्कन ढक दें, ठीक है। जब आप उस ढक्कन को रिमूव करोगे, लिड को रिमूव करोगे उस पतीली के ऊपर से, तो उसके ऊपर भाप जो होगी ना, वो ठंडी होके पानी के कतरों की शक्ल में आ जाएगी। सेम यही प्रोसीजर यहाँ ट्यूब में जाकर स्टीम के साथ हो रहा है। द स्टीम कंडेंसेस। स्टीम ठंडी हो रही है एंड इज कलेक्टेड एज अ प्योर वाटर, और कतरों की शक्ल में जाकर यहाँ साफ पानी की शक्ल में इकट्ठी होना शुरू हो गई है। द वाटर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। अब ये वाला पानी जो हमने हीट और फिर ठंड देने के बाद हासिल किया है वो कहलाएगा डिस्टिलेट वाटर है, ठीक है। और ये सारा अमल जो है ना, जिससे हमने इंक में से प्योर वाटर को पहले हीट दी और फिर ठंडा करके इकट्ठा किया, इस सारे प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। आपने पीछे मेरे से फिल्ट्रेशन पढ़ा है, तो उसमें फिल्ट्रेट पानी को कहा जाता था और फिल्ट्रेशन कहा जाता था पोरिंग द लिक्विड टू पास थ्रू ऑन द कौन सा पेपर था, फिल्टर पेपर, ठीक है ना। तो पोर किया जाता था फिल्टर पेपर के ऊपर फिल्ट्रेट को, फिल्ट्रेट था पानी। अब इसमें पानी को हम क्या कह रहे हैं, डिस्टिलेट, और इस सारे प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, डिस्टिलेशन। लेकिन फिल्ट्रेशन में उस पानी को फिल्ट्रेट और पूरे प्रोसेस को फिल्टरेशन।
अब इसमें इस प्रोसेस में क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो हमारे पास हीट इन्वॉल्व है और दूसरा हम उसको कूल कर रहे हैं, यानी हीटिंग एंड कूलिंग, ये दो प्रोसेस हैं जो इस सारे जो है ना प्रोसीजर के अंदर यूज हो रहे हैं. द वाटर इज कॉल्ड डिस्टिलेट एंड द whole process is called distillation. Distillation involves two processes, boiling and condensing, या ठंडा होना या कूलिंग. ठीक है ना, कंडेंसिंग को आप कूलिंग भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडेंसिंग कहें तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा. तो ये भी हमने पढ़ लिया. आगे पढ़ते हैं. वाटर प्यूरिफाइड इन दिस वे इज कॉल्ड, जो भी पानी इस तरीके से प्योर किया जाएगा ये वाला पानी कहलाएगा डिस्टिल्ड वाटर, और इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते एज अ फ्रेश वाटर, क्योंकि ये पानी के जो डेंसिटी है ना वो चेंज हो चुकी हुई है. तो ये सिर्फ कहाँ यूज हो रहा है, ये लाइट वाटर की शक्ल में यूज हो रहा है इन कार बैटरीज, स्टीम आयरन्स में जो इस्त्रियां होती हैं, एंड लेबोरेटरीज. और लेबोरेटरीज में जो भी वो जिस केमिकल में वो पानी ऐड करते हैं वो ये डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है नॉर्मल फ्रेश वाटर से. तो अजान का वेट कर लेते हैं. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द स्टीम इज कंडेंस्ड वाटर. अब ऐसा है कि जब फ्लास्क के अंदर हीट दी गई है, ठीक है, यहाँ से स्टीम उठी है, तो कुछ स्टीम, क्योंकि ये बर्तन भी गर्म हो चुका हुआ था, फ्लास्क गर्म हो चुका था, तो यहाँ से भी स्टीम बाहर निकल रही थी. ठीक है ना, यानी अगर वो इस ट्यूब से होती हुई इधर जा रही है इसके नेक में से, तो इस ट्यूब से पहले वो यहाँ गर्म होने से इधर से ऐसे इवेपोरेट होने की कोशिश कर रही है कुछ स्टीम जो है. ठीक है, तो यानी हम समझें कि 50% ऑफ द स्टीम जो है वो हमने प्योर वाटर की शक्ल में हासिल कर ली है, लेकिन उसके अलावा जो 50% है वो ऐसे अगेन इवेपोरेट हो चुकी है. तो some of it escape from the top of the test tube. A more efficient method of distilling is to use a condenser. तो अब इस टेस्ट ट्यूब के जरिए भी यहाँ भी से उड़कर वो ऊपर की तरफ निकल गई, इवेपोरेट हो गई, क्योंकि जैसे ये गर्म हुआ है ना तो वो स्टीम को बाहर जाने का रास्ता मिल गया है. तो कुछ तो ठंडी होकर इधर गई है और कुछ ऊपर निकल गई है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इस 50% को भी, यानी पूरे 100% स्टीम को कलेक्ट कर लें पानी की शक्ल में, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कंडेंसर की. ठीक है ना, और कंडेंसर देखें टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगा हुआ है, जो कि इधर से जाने वाली जो स्टीम है उसको भी पकड़कर पानी में तब्दील कर देता है. अब यहाँ पढ़ते हैं यूजिंग अ कंडेंसर टू डिस्टिल अल्कोहल सोल्यूशन. अब आपके पास यहाँ जो अपरेटस रखा गया है इसको कंडेंसर कहते हैं. ठीक है, और इसमें यहाँ भी आप देख रहे हैं चेंज है, और यहाँ भी आप देख रहे हो चेंज है. थोड़ा सा शक्ल तो थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें काफी डिफरेंस है इसके मुकाबले में. तो यहाँ पढ़ते हैं अल्कोहल एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर टू मेक. अब यहाँ पर अल्कोहल को या एथेनॉल को डिजोल्व किया गया है पानी के अंदर, क्या बनाने के लिए, मेक क्लियर सोल्यूशन, एक क्लियर सोल्यूशन बनाने के लिए. टू सेपरेट द टू लिक्विड. अब इन दो लिक्विड यानी वाटर और एथेनॉल को या अल्कोहल को अलग करने के लिए वी यूज द फैक्ट दैट एथेनॉल बॉइल्स एट 78 डिग्रीज एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री. यानी अब इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो हमें मदद देंगे इन दोनों को अलग करने में. जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी जब हीट 78 डिग्री तक पहुंच जाता है, वो सोल्यूशन गर्म हो जाता है 78 डिग्री तक, तो इथेनॉल जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है भाप की शक्ल में, तो पानी नीचे ही रहता है. लेकिन जब वही सोल्यूशन को हम 100 डिग्री तक गर्म कर देते हैं तो फिर पानी भी हवा बनना शुरू होता है, स्टीम बनना शुरू हो जाता है. द मेथड यूज इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. और यही मेथड जो डिग्रीज को मेंटेन करके बॉइलिंग पॉइंट्स को फ्रैक्शन देकर हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने के लिए लिक्विड्स को, वो कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एज द सोल्यूशन इज हीटेड, जैसे ही हम सोल्यूशन को हीट करेंगे द इथेनॉल इवेपोरेट फर्स्ट. क्यों, क्योंकि 78 100 से पहले आता है. तो जैसे ही 78 डिग्री पर, क्योंकि हमने थर्मोमीटर वहां ना ऊपर लगाया हुआ उसके फ्लास्क के ऊपर, ये देखें ये थर्मामीटर लगा और ये शो कर रहा होगा कि ये 70 डिग्री है. ठीक है, और ये 100 डिग्रीज है. अब यहां तक अगर वो पहुंचता है तो यहां पर हम हीट को स्लो कर देंगे, क्योंकि पानी एकदम से उड़ना शुरू हो जाएगा और एथेनॉल उसके अंदर फिर मिक्स हो जाएगा. तो बेहतर यही है कि हम पहले 78 डिग्री पर रहने दें इसको, टेम्परेचर को, यानी इतनी ही हीट रखें नॉर्मल नीचे, कि इतना ही बॉयल आए कि वो 78 डिग्री तक ही नीचे का सोल्यूशन गर्म हो, ताकि सबसे पहले हमारे क्या चीज इवेपोरेट होना शुरू हो, हमारी एथेनॉल वेपर बनना शुरू हो. स्टार्ट टू एंटर द कंडेंसर. और फिर वो जब बने
एवेपोरेशन उसकी स्टार्ट हो तो वो यहाँ से ट्यूब के रास्ते होती हुई इस ट्यूब के अंदर स्टीम पहुंचना शुरू हो जाए। और ये कंडेंसर क्या करेगा, जो इधर से हीट ऐसे उठ के ऊपर की तरफ निकलती थी अब उसको भी ठंडा करके कतरों की शक्ल में यहीं रखेगा। यानी अब जो इथेनॉल स्टीम की शक्ल में ऊपर निकलने की कोशिश करी, क्योंकि सबसे पहले तो इथेनॉल का वेपर बन रहा है ना, इथेनॉल की स्टीम बन रही है, अल्कोहल की स्टीम बन रही है, तो अब ना उसकी स्टीम को यहाँ से निकलने दिया जा रहा है, ना उसको कंडेंस होकर उसके कतरों की शक्ल में उसको नीचे यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाएगा। अब पानी यहीं रहेगा क्योंकि अभी सोल्यूशन को 100 डिग्री हीट नहीं मिली, उसको सिर्फ 78 डिग्री मिली है। तो अभी 78 डिग्री पर एथेनॉल वेपर बनना शुरू होता है, स्टीम बनना शुरू होता है, तो सिर्फ इस ट्यूब के अंदर एथेनॉल ही चल रहा है, उसकी स्टीम चल रही है और यहाँ वो कंडेंस होकर यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया है प्योर फॉर्म के अंदर। इन द कंडेंसर इट कूल्स डाउन, कंडेंस बैक इनटू लिक्विड एथेनॉल, और फिर कंडेंसर में जाकर यानी वो ट्यूब के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है उसके अंदर जाकर वो वहां पर ड्रिप डाउन हो जाता है, ड्रिप की शक्ल में, जैसे ड्रिप में से कतरे गिरते हैं ना, इसी तरह कतरे गिरे हैं उस बीकर के अंदर और वो वहां पर प्योर हमारे पास अल्कोहल तैयार हो गया है। ड्रिप इनटू द कलेक्टिंग बीकर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सम वाटर डज इवेपोरेट फ्रॉम द सोल्यूशन बट एज इट राइजेस अप द fractionating column, it cools down, turn back into a liquid and trickles back into the flask. अब ये नहीं कह सकते कि 78 डिग्री पे पानी नहीं बॉईल हो रहा, पानी भी बॉईल हो रहा है, हल्का हल्का धुआं पानी में से भी उठ रहा है ऐसे ऐसे करके, लेकिन जैसे ही वो यहाँ फ्रैक्शनल कॉलम में पहुंचता है ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, ये देखिए आप, ये जाली टाइप अंदर लगा हुआ है, डब्बियां डब्बियां लगी हुई है, तो ये क्या करती हैं, उस हीट को कहीं से ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म करते करते यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर वो पानी ठंडा होकर वापस यहीं ड्रिप डाउन हो जाता है। यानी वो फ्लास्क की इस तरफ जाता ही नहीं, इस ट्यूब में जाता ही नहीं, कंडेंसर की तरफ जाता ही नहीं। इसमें इसका ये पार्ट जो है कंडेंसर है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जो कि पानी को बीड्स की शक्ल में रखता है और नीचे गिराता रहता है, और यहाँ बीड्स ही बने हुए होते हैं, ऐसे देखें बीड्स वाली शक्ल बनी हुई शीशे से है। तो इस तरह पानी हमारा एथेनॉल में मिक्स अप नहीं होता, आगे नहीं जाता, क्योंकि उसको फ्रैक्शनेटिंग जो लगा हुआ है ना वहां पर ट्यूब लगी हुई है या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगे हुए हैं, वो उसको ठंडा करके वहीं वापस उसी फ्लास्क के अंदर दोबारा गिरा देते हैं। एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन 78, जब तक 78 डिग्री पर रिमेन रहेगा, ठहरा रहेगा टेम्परेचर, ऑलमोस्ट प्योर अल्कोहल विल बी कलेक्टेड, तो कलेक्ट होती रहेगी अल्कोहल जो प्योर फॉर्म में है। द कंडेंसर इज समटाइम्स कॉल्ड लाइबिक कंडेंसर। अब ये पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि ये फैक्ट्स हैं और आपको पता होने जरूरी हैं। ये इसको कंडेंसर को लाइबिक कंडेंसर भी कहते हैं, आफ्टर बैरन जस्टिस वॉन लाइबेग। अब ये बंदा जो है ना, इसकी वजह से इस कंडेंसर को लाइबेग का नाम मिल गया है। लेकिन लाइबेग जो है ना डिड नॉट इन्वेंट द कंडेंसर, उसने ये कंडेंसर इन्वेंट नहीं किया, उसने इजाद नहीं किया किसी और ने है, बट ही मेड इट्स यूज वेरी पॉपुलर बाय शोइंग हाउ इट कुड बी यूज। लेकिन उसने इसके इस्तेमाल के तरीकों को इतना आम कर दिया है कि सब उसको लाइबिक कंडेंसर बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसे रेफ्रिजरेटर बनाया किसी और ने, हमें उस बंदे का नाम नहीं पता, हर किसी को, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन डॉलेंस, ओरिएंट, हायर, इन नामों से हम रेफ्रिजरेटर और अपने एसी वगैरह स्प्लिट को जानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने घर घर तक रेफ्रिजरेटर पहुंचा दिए। तो असल में जिसकी इन्वेंशन है उसका नाम तो बेचारे का किसी को पता ही नहीं, लेकिन जिन लोगों की घरों में ये अप्लायंसेस लगी हुई हैं वो उन अप्लायंसेस के नाम से मशहूर हो गई हैं चीजें। तो बस इतनी सी बात थी। ये हमारा टेस्ट योर सेल्फ है। इन द एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम इंक, व्हाट कलर विल द स्टीम बी? तो वो कलरलेस होती है, आपको पता है स्टीम जो होती है ना वो कलरलेस होती है। एक्सप्लेन योर आंसर। व्हाट इट इज ओनली वाटर दैट इज इवेपोरेटिंग, नॉट द इंक वाटर, सो इट इज कलरलेस। ये हमारी एक्सप्लेनेशन है इसकी, क्योंकि अगर इंक होती तो वो ब्लू कलर में जा रही होती। गिव 2 यूजेस ऑफ दिस वाटर। अब इसी डिस्टिल्ड वाटर की 2 यूजेस बता दें। तो डिस्टिल्ड वाटर की यूज होता है बैटरीज में और स्टीम आयरन के अंदर यूज होता है, कार बैटरीज और स्टीम आयरन में। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग। विच ऑफ दीज 2 प्रोसेसेस नीड एनर्जी और गिव आउट एनर्जी? तो बॉइलिंग जो है ना उसको एनर्जी की जरूरत होती है, यानी आग जलाएंगे तो पानी बॉयल होगा ना, और गिव आउट एनर्जी क्या है? वो कंडेंसिंग है, यानी वो हीट बाहर की तरफ सराउंडिंग में छोड़ती है और खुद ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ हम ठंडे को हीट दे रहे हैं गर्म करने के लिए, तो यहाँ नीड्स एनर्जी फॉर बॉइलिंग एंड गिव्स आउट एनर्जी कंडेंसिंग। डिस्क्राइब हाउ यू वुड यूज फ्रैक्शनल।
Distillation in separation or solution of a liquid, boiling point 56 degree, liquid B boiling point 72 degree और liquid C boiling point 100 degrees. तो इसका आंसर ये है कि एज द सोल्यूशन इज हीटेड, जैसे सोल्यूशन को हीट किया जाएगा उसमें तीन तरह की चीजें हैं, ठीक है। एक लिक्विड के अंदर तीन चीजें हैं जिनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स है। एक का 56 डिग्री पे इवेपोरेशन स्टार्ट होती है, दूसरे का 72 पे और तीसरे का 100 डिग्री के ऊपर। तो थर्ड लिक्विड मोस्ट प्रोबेबली वाटर है, ठीक है। 72 डिग्री पर कोई और लिक्विड पड़ा हुआ है जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट 72 डिग्री है, और 56 डिग्री पे कोई और चीज है। तो एज द सोल्यूशन इज हीटेड एंड द टेम्परेचर राइजेस टू 56 डिग्री पर पहुंचेगा, द लिक्विड विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उसके अंदर जो भी वो चीज होगी ना, वो वाला लिक्विड जिसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, इवेपोरेट हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। पहले वो इवेपोरेट होगा। इट कंडेंसेस एंड कैन बी कलेक्टेड इन अ बीकर फर्स्ट, ठीक है। अब आगे है व्हेन द टेम्परेचर बिगिन टू writes, it means the liquid A has evaporated, completed a continue heating, and when it temperature reaches 72 liquid B begins to evaporate. तो यही तरीका कार है इसका, जैसे हम एक्सप्लेन इसको इसी तरह ही करेंगे कि जिस बॉइलिंग पॉइंट पर सोल्यूशन पहुंचेगा उस हिसाब से वो लिक्विड नंबर 1, नंबर 2 और फिर देन नंबर 3 के हिसाब से इवेपोरेशन करेगा या इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये था हमारा सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम सोल्यूशन, और हम इंशाल्लाह सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।